हेलो स्टूडेंट, दिस इज सूरज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल क्विक बायोकेम। आज हम इस वीडियो में ब्लड के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की भी बातें करेंगे जो नीट एंड एम्स एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग ब्लड के बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ब्लड जो होता है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, लेकिन इसके अंदर फाइबर नहीं पाया जाता है, मतलब विथआउट फाइबर होता है। और इसकी पीएच वैल्यू जो होता है 7.4 होता है, मतलब ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है। और इसकी विस्कोसिटी जो होता है 4.7 होता है। और ब्लड जो होता है ये हमारे बॉडी का सबसे लाइटेस्ट टिश्यू होता है, मतलब सबसे हल्की टिश्यू होता है। अब हम बात करते हैं ब्लड के अंदर जो होता है ये प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और 45% जो होता है ये फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स आते हैं, जिसे हम इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अभी फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में आगे डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा में जो होता है 55% प्लाज्मा में 90 to 92% जो होता है ये वाटर पाया जाता है, और उनमें से 6 to 8% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, और बचा हुआ 1% में जो होता है आयंस पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोटीन के बारे में जानेंगे। 6 to 8% प्रोटीन में इसमें 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, देख सकते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन। इसको याद करने का जो ट्रिक है, जैसे आप लोगों ने पबजी गेम का नाम सुना होगा, उसमें क्या होता है, जो पबजी अच्छा खेलता है उसे पबजी प्रो प्लेयर बोलते हैं, इसलिए इसे हम याद करेंगे एजीएफ प्रो। आप यहाँ पे देख सकते हैं एजीएफ प्रो। ए मतलब एल्बुमिन, जी मतलब ग्लोबुलिन, एफ मतलब फाइब्रिनोजन और प्रो मतलब प्रोथ्रोम्बिन। इसमें 2 प्रोटीन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। एल्बुमिन जो होता है 6 to 8% प्रोटीन में अकेले एल्बुमिन जो होता है 4 to 5% पाया जाता है, इसलिए ये जो होता है कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है मेंटेन करता है। सेकेंड प्रोटीन जो होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। बचा हुए ये दोनों जो प्रोटीन होते हैं फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ये फिलहाल में जो होते हैं इनएक्टिव एंजाइम है, जब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं तो उस समय एक्टिव हो जाते हैं। ग्लोबुलिन के बारे में मैंने बता दिया, ये जो होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होता है। नेक्स्ट देखिए, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इन लीवर, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है ये लीवर में होता है। अभी ग्लोबुलिन के बारे में हम लोग जाने कि ग्लोबुलिन जो होता है ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी होता है। ग्लोबुलिन जो होता है 3 प्रकार का होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन का सिंथेसाइज जो होता है ये लीवर करता है, जबकि गामा ग्लोबुलिन का सिंथेसाइज जो होता है स्प्लीन करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आ भी चुका है क्वेश्चन कि गामा ग्लोबुलिन का संश्लेषण कहाँ होता है या सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो स्प्लीन के अंदर होता है। सबसे पहले मैंने एक ट्यूब लिया है, ट्यूब के अंदर एक ब्लड डाला हुआ आप देख सकते हैं। यदि आप ब्लड को ट्यूब के अंदर डाल देंगे तो उसके ऊपरी भाग पे देखेंगे तो ब्लड के एक पीला कलर का पानी जैसा पदार्थ दिखाई देगा, जिसे हम सीरम कहते हैं। और बचा हुआ जो नीचे की ओर रहेगा, जिसे हम उसके अंदर जो होता है प्रोटीन, प्लेटलेट्स, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं। अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देते हैं तो उसे सीरम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, जो फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब जितने प्रोटीन होते हैं निकाल देंगे तो वो सीरम बच जाता है। और सीरम जो होता है कभी भी क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर निकल जाते हैं, इसलिए सीरम कभी भी क्लॉट नहीं होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है 45% होता है। 45% में अकेले जो होता है 44% आरबीसी होता है, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी की जो संख्या होती है 5 to 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होता है 6000 से लेकर 8000 डब्ल्यूबीसी पर एमएमक्यू ऑफ ब्लड में होता है, और ब्लड प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 3 लाख एमएमक्यू ऑफ ब्लड में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हेमाटोक्रिट वैल्यू, अमाउंट ऑफ आरबीसी व्हेन पैक्ड एलोन। अगर हम आरबीसी के अमाउंट को अकेले पैक्ड कर देते हैं तो उसे हेमाटोक्रिट वैल्यूम बोलते हैं, और इसे एचबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसकी वैल्यू 44% होता है। नेक्स्ट देखिए, ऑल द ब्लड सेल, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ऑल आर फॉर्म बाय स्टीम सेल फाउंड इन रेड बोन मैरो।
मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ब्लड सेल का फॉर्मेशन जो होता है ये स्टीम सेल करता है, जो कि रेड बोन मैरो में पाया जाता है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स के इंडिविजुअली देखेंगे। सबसे पहले आरबीसी के बारे में देखिए, इरिथ्रोसाइट जिसे हम कहते हैं। आरबीसी जो होता है मैमल्स में बाइकॉन्केव शेप का होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये रेड कलर का इसलिए होता है आरबीसी क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है और इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अब्सेंट रहता है और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 120 डेज का होता है। मतलब 120 डेज बाद जो होता है फिर से आरबीसी न्यू बनता है। उसके बाद देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एम्स लेवल का क्वेश्चन आ सकता है इससे। इन द स्लो मूविंग ब्लड आरबीसी आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ पाइल्स ऑफ कॉइन, सच प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड द रोलेक्स। इसमें क्या होता है कि जब ब्लड का मूवमेंट स्लो होता है, अगर आप वीडियो देखे होंगे ब्लड के फ्लो का, तो उसमें क्या होता है कि आरबीसी जो होता है ये बाइकॉन्केव से क्या होता है, क्वाइन के जैसा होता है। तो ये जब फ्लो करता है तो कभी कभी ब्लड का मूवमेंट जब स्लो होता है तो ये आपस में एक के ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं। देख सकते हैं ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। इसी अरेंजमेंट को रोलेक्स बोला जाता है और ये रोलेक्स जो होता है स्लो मूविंग ब्लड में ही दिखाई देता है। इस पॉइंट को देखिएगा, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट है। आरबीसी कॉन्टेन 0.8% NaCl, मतलब आरबीसी के अंदर पहले से ही 0.8% NaCl पाया जाता है। तो इसमें मैंने 3 कंटेनर लिया है क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने तीनों डायग्राम लेके आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले देखिए, एक कंटेनर में मैंने सॉल्यूशन लिया है जिसका कंसंट्रेशन 0.8% NaCl पहले से है। दूसरे सॉल्यूशन में 0.6% NaCl लिया है। तीसरे सॉल्यूशन में 1.1% NaCl लिया है। तो फर्स्ट कंटेनर पे आइए, देखिए 0.8% NaCl में यदि हम आरबीसी को डाल देते हैं तो क्या होगा, आरबीसी पे क्या इफेक्ट करेगा, स्वेल हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए 0. NaCl कंसंट्रेशन जो होता है सॉल्यूशन का भी है और 0.8% कंसंट्रेशन जो होता है पहले से आरबीसी का भी है। अब यहाँ पे आरबीसी के अंदर 0.8% लिख सकते हैं, 0.8% आरबीसी का पे है, मतलब इसमें जो होता है डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ये आइसोटोनिक होगा। अब सेकेंड केस देखिए, सेकेंड केस में जो होता है अब 0.6% सॉल्यूशन है और 0.8% आरबीसी का है। इसमें जो होता है आरबीसी का है सॉल्यूट अधिक है। आरबीसी में सॉल्यूट मतलब सॉल्ट की मात्रा, आरबीसी के अंदर सॉल्ट की मात्रा अधिक है, साल्ट की मात्रा अधिक है, लेकिन वाटर जो होता है कम है, वाटर कम है। जबकि सॉल्यूशन में जो होता है इसका 0.6 NaCl मतलब सॉल्ट जो होता है ये कम है, सॉल्ट जो होता है ये कम है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन वाटर जो होता है अधिक है। इसलिए वाटर का जो मूवमेंट होता है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, मतलब डिफ्यूजन होगा। मतलब कि सॉल्यूशन में से वाटर जो होता है ये आरबीसी के अंदर चला जाएगा, आरबीसी जो होगा स्वेल कर जाएगा, इसे हम हाइपोटोनिक कंडीशन बोलते हैं, और आरबीसी जो होता है ये स्वेल हो जाएगा मतलब फूल जाएगा। थर्ड कंडीशन देखिए, मैंने सॉल्यूशन जो लिया है 1.1% कंसंट्रेशन ऑफ NaCl लिया है और आरबीसी का कंसंट्रेशन पहले से आप जानते हैं 0.8% है। अब बस इस कंडीशन में सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि साल्ट जो होता है अधिक होगा, साल्ट अधिक होगा और वाटर जो होता है कम होगा, वाटर कम होगा। लेकिन आरबीसी की बात करो तो आरबीसी में जो होता है सॉल्ट कम होगा लेकिन वाटर जो होता है ये अधिक होगा। इसमें तब इस कंडीशन में वाटर जो होता है आरबीसी से सॉल्यूशन के अंदर जाने लगेगा, जिससे क्या होगा कि आरबीसी जो होता है श्रिंक कर जाएगा। इस कंडीशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। फिर देखिए, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो इसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जहां भी आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है तो लास्ट में साइटोसिस लगाना होता है। जैसे आरबीसी की मात्रा बढ़ी, अगर आरबीसी की संख्या बढ़ती है तो उसे इरिथ्रोसाइटोसिस कहते हैं या पॉलीसिथेमिया कहते हैं, और आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तो उसे इरिथ्रोपेनिया या एनीमिया कहते हैं। जब कम हो जाएगा तब हम पेनिया लगाएंगे, इसलिए आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी तो उसे इरिथ्रोपेनिया या एनीमिया कहते हैं। अब हम डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसका फॉर्मेशन जो होता है रेड बोन मैरो करता है। मैंने पहले ही बता चुका, रेड बोन मैरो के अंदर जो होता है स्टीम सेल पाया जाता है, वही जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स तीनों का फॉर्मेशन करता है। ये जो होता है इसे अमीबॉइडल सेल ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका शेप जो होता है डब्ल्यूबीसी का फिक्स नहीं होता है। इसका नाम अमीबॉइडल सेल इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अमीबा की तरह अपना शेप बदलता रहता है, जैसे अमीबा अपना शेप लगातार बदलता रहता है। तो आप देख सकते हैं कोई इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है, ये कलरलेस होता है। कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं।
उसके बाद ये पॉइंट देखिए, WBC कैन स्क्वीज थ्रो ब्लड कैपिलरी एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट कॉल्ड डायपिडेसिस। मतलब WBC जो होता है ये ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज मतलब रिस जाता है, रिस के बाहर निकल जाता है, जबकि RBC या ब्लड प्लेटलेट जो होते हैं नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उनके जो साइज होता है बड़ा होता है, वो अपने साइज शेप को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि WBC अपने शेप को चेंज कर लेता है, इसलिए वो स्क्वीज करके मतलब रिस के जो होता है बाहर निकल जाता है। इसी मूवमेंट को जो होता है डायपेडिसिस कहते हैं। WBC को ग्रेन्यूल के बेस पे दो भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, आप देख सकते हैं बिंदु बिंदु जो होते हैं ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जबकि इसमें जो होते हैं ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं। और ग्रेनुलोसाइट में जो होता है एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें देख सकते हैं 5 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, इसलिए इसे PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड कहते हैं। जबकि इसके अंदर जो होता है सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, इसलिए इसे MMNL बोलते हैं, मोनोमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जिसमें 5 लोब्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। इसको याद कैसे करेंगे, क्या न्यूट्रो में जो होता है 5 आ रहा है तो 5 न्यूक्लियस जिसमें पाया जाएगा उसे न्यूट्रोफिल कहते हैं। एस शेप्ड न्यूक्लियस जो होता है ये बेसोफिल में पाया जाता है, या स्नोफिल जो होता है ये होता है। जबकि लिम्फोसाइट जो होते हैं इसे कहते हैं, और मोनोसाइट जो होता है ये किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। मोनोसाइट के अंदर जो होता है किडनी शेप का न्यूक्लियस पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एस शेप्ड न्यूक्लियस बेसोफिल होता है। बेसोफिल कैसे याद करेंगे, एस शेप, बेसो यस आ रहा है बेसो में तो इसे एस शेप न्यूक्लियस याद करेंगे। किडनी शेप न्यूक्लियस जो होता है मोनोसाइट में पाया जाता है। 4 to 6 लोब्ड न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रोफिल में पाया जाता है। एवरेज जो होता है 5 होता है, लेकिन 4 to 6 लोब्ड न्यूक्लियस जो होता है न्यूट्रोफिल में पाया जाता है। और लार्जेस्ट WBC जो होता है ये मोनोसाइट होता है। उसके बाद हम लोग न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट के बारे में बात करेंगे। न्यूट्रोफिल को माइक्रोफेज या माइक्रोपुलिस भी कहते हैं, और ये फैगोसाइटोसिस होता है। जबकि मोनोसाइट को मैक्रोफेज या मैक्रोपुलिस बोलते हैं। यहाँ पे मैक्रो है, यहाँ पे माइक्रो है, ठीक है। ये भी फैगोसाइटोसिस इन नेचर होता है। लेकिन न्यूट्रोफिल का ये काम होता है, ये ब्लड के अंदर घूम घूम के मारता है, इसका पोजीशन कोई फिक्स नहीं रहता है। जबकि मोनोसाइट का जो होता है पोजीशन फिक्स रहता है, ये हर एक जगह जो होता है मॉडिफाइड होता है। जैसे लीवर के अंदर जो होता है ये कुप्फर सेल के रूप में होता है, बोन के अंदर जो होता है ओस्टियोक्लास्ट के रूप में होता है, और ब्रेन के अंदर जो होता है माइक्रोगिलियल सेल के रूप में होता है। अब बात करते हैं न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल और बेसोफिल की परसेंटेज क्या होती है ब्लड के अंदर। देखिए न्यूट्रोफिल जो होता है 6 to 62% जो होता है ये न्यूट्रोफिल पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो होता है 20% पाया जाता है। मोनोसाइट जो होता है 4 to 8% पाया जाता है। और स्नोफिल या एसिडोफिल जो होता है 2 से 3% जो होता है पाया जाता है। और बेसोफिल जो होता है <1% पाया जाता है। इसको याद करने का जो ट्रिक है, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। नेवर मतलब हो जाएगा न्यूट्रोफिल, लेट मतलब हो जाएगा लिम्फोसाइट, मंकी मतलब हो जाएगा मोनोसाइट, ईट मतलब स्नोफिल, और बनाना मतलब हो जाएगा बेसोफिल। इसको आप इसी सीक्वेंस में याद करके परसेंटेज आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, इसलिए इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब लिम्फोसाइट के बारे में देखिए। लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन जो होता है रेड बोन मैरो करता है। लिम्फोसाइट जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है ये बोन मैरो में मैच्योर होता है, बी से याद रखना, बोन मैरो में मैच्योर होता है। और टी लिम्फोसाइट जो होता है थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होता है। इसमें टी लिम्फोसाइट जो होता है 2 प्रकार का होता है, T4, T8। T4 को TH या टी हेल्पर सेल बोलते हैं, T8 को TC या TK, जिसे टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल बोलते हैं। इनमें मेन जो काम होता है ये T4 का होता है। अगर कोई भी एंटीजन या कोई भी वायरस जो होता है अटैक करता है, सबसे पहले जो होता है T4 जो होता है ये बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करता है। और बी लिम्फोसाइट जो होता है ये तुरंत जो होता है प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करने लगता है, और मेमोरी सेल उसके लिए तैयार कर लेता है। और T4 जो होता है T8 को भी एक्टिवेट कर देता है, जिसे टी किलर सेल कहते हैं, और ये एंटीजन को मारने लगता है। जब कोई एंटीजन फर्स्ट बार हमारे बॉडी पर अटैक करता है तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, जिसके खिलाफ मेमोरी तैयार हो जाती है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है स्लो प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। उसके लिए पहले एंटीबॉडी बनाता है, उसके बाद मेमोरी सेल बनाता है, इसलिए उसमें समय लगता है। लेकिन अगर वही एंटीजन सेकेंड बार अगर अटैक करता है उसे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं, और ये फास्ट प्रोसेस होता है। इसके बारे में आगे भी देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है स्लो प्रोसेस होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है पहले से मेमोरी तैयार किया रहता है, और ये बस आता है तो उसको तुरंत मार देता है। लेकिन HIV का वायरस जो होता है ये डायरेक्ट T4 सेल को ही
खत्म कर देता है। और मेन T4 सेल ये होता है क्योंकि ये दोनों को बी लिम्फोसाइट और T8 दोनों को एक्टिवेट करने का कार्य करता है। इसलिए HIV वायरस जो होता है T4 सेल को ही इन्फेक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। इसलिए HIV वायरस का अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बन पाया है। अब बात करते हैं इस्नोफिल और बेसोफिल के बारे में। इस्नोफिल जो होते हैं ये एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए होता है, जबकि बेसोफिल के अंदर जो होता है मास्ट सेल पाया जाता है, जो कि इसके अंदर हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन पाया जाता है और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है। WBC का जो लाइफ स्पेन होता है 12 डेज का होता है। यदि WBC की संख्या कम हो जाती है उसे ल्यूकोसाइटोपेनिया या ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, और WBC की मात्रा बढ़ जाती है उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। मैंने बोला था साइटोसिस लगा दीजिएगा, इस केस में पेनिया लगा दीजिएगा। इससे बढ़ जाता है उसे ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। बट अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ WBC लेड टू ल्यूकेमिया। अगर जो होता है WBC जो होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लगातार डिवीजन करने लगता है, उसे ल्यूकेमिया बोलते हैं, जिसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, जिसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है डिस्क शेप का होता है और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। और ये इसके बाद ये पॉइंट देखिए, प्लेटलेट्स आर फाउंड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइटिक सेल ऑफ बोन मैरो, हेंस कॉल्ड सेल फ्रेगमेंट। मतलब ब्लड प्लेटलेट्स को सेल फ्रेगमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो होता है रेड बोन मैरो के अंदर जो होता है मेगो कैरियोसाइटिक सेल पाया जाता है, जो प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को फैक्टर 3 बोला जाता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर जो होता है ब्लड प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस बोलेंगे, इसकी मात्रा कम हो जाती है तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। इससे क्या होता है, कैन अकर डेंगू, और इसका लाइफ स्पेन जो होता है 6 to 7 डेज का होता है। तो स्टूडेंट ये रहा आपके ब्लड्स की पूरी जानकारी। यदि आपको किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में आके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।